इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो रीसेंट टॉपिक कर रहे हैं वो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इसके तहत हमारा जो पिछला लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, हमारे कुल पहले भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट पे हमने एक्सक्लूसिव लेक्चर रखा। उसके बाद हमने दामोदर वैली कॉरपोरेशन पे एक्सक्लूसिव लेक्चर रखा। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इकट्ठे कवर किए, चाहे वो हीराकुड प्रोजेक्ट था, चाहे वो कोसी परियोजना थी, चाहे वो रेहंद परियोजना थी या चंबल वैली प्रोजेक्ट था। ये हमने इकट्ठे डिलीवर किए। आज हम फिर इस तरह से इकट्ठे का टारगेट करेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं है। सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे लिख के बता दिया जाता है। इनको नोट डाउन कर लिया करें, ये आपके काम आएगा। अलग अलग सोर्सेज से ये कलेक्ट किया जाता है। आज हमारा जो पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये 1951 के बाद इन राज्यों के नाम से जॉइंट प्रोजेक्ट बना, जबकि उसके पहले ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ये स्टेट ऑफ कर्नाटका और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच का एक साझा प्रोजेक्ट हुआ करता था। इस प्रोजेक्ट को लाने का एक मेन कारण ये था कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का वो एक कंटीगुअस रीजन है जो सूखा प्रभावित रहता था, ड्रॉट रहते थे, जिसके कारण फेमाइन की कंडीशन क्रिएट होती थी, दुर्भिक्ष आ जाते थे। उसमें आंध्र प्रदेश का रायलसीमा इलाका कवर होगा, उसके इम्पॉर्टेंट एरिया कुरनूल है, कुडप्पा है, अनंतपुर है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ उसी से जुड़ता हुआ कर्नाटका का एरिया आ जाएगा, जिसमें बेल्लारी और बाकी इलाके जुड़े होंगे। आज कर्नाटका का वही रीजन, हम उसे आज राइस बाउल ऑफ कर्नाटका के तौर पर जानते हैं। मैप में मैं ये सारा दिखाऊंगा आपको। तो उस रीजन में अकाल की समस्या, ड्रॉट की कंडीशन ख़त्म हो जाए, सूखे की समस्या ख़त्म हो जाए, अकाल यानी कि फेमाइन जैसी परिस्थितियां ना आ जाएं, दुर्भिक्ष ना हो जाए, इसके लिए ये कोशिश की गई कि तुंगभद्रा के पानी को रोका जाए, इम्पाउंड किया जाए और कैनाल नेटवर्क की मदद से इरिगेट किया जाए। कोशिश ये हुई कि पावर हाउस भी बनाए जाएं और बिजली भी पैदा की जाए। तो इरिगेशन एक मेन एजेंडा था, पावर डेवलपमेंट करना एक और मेजर एजेंडा था उस समय में। और फिर तुंगभद्रा नदी के द्वारा आगे वो जुड़ती है कृष्णा के द्वारा जो फ्लड कंडीशंस क्रिएट होती हैं, उन फ्लड्स को भी कंट्रोल किया जाए। ये मेन एजेंडा था। इसके तहत काम शुरू किया गया और ये प्रोजेक्ट आपके सामने है। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानें, इसके पहले थोड़ा आप तुंगभद्रा नदी के बारे में जानें। तुंगभद्रा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, तुंग और भद्रा, और ये दोनों नदियाँ मिलकर फिर कहलाती हैं तुंगभद्रा। ये तुंग और भद्रा दोनों वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के, तो आप समझिए कि जैसे इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर, उनकी जो ईस्टर्न स्लोप है उस ईस्टर्न स्लोप से निकलती हैं। और तुंगभद्रा के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप पूरी लेंथ तुंग और भद्रा दोनों को इंक्लूड करें तो जो पूरी लेंथ है तुंगभद्रा की 710 किलोमीटर्स है। और ये फिर ऐसा माना जाता है कि चिकमंगलूर से निकलती है, कर्नाटका के चिकमंगलूर से निकलती है। तो 710 किलोमीटर लंबी तुंगभद्रा, जिसकी दो नदियाँ जिससे तुंगभद्रा बनती है, तुंग और भद्रा, वेस्टर्न घाट्स की ईस्टर्न स्लोप से निकलती हैं। ये तुंगभद्रा ऊपर का रास्ता इख्तियार करती है, ख़ासतौर पर नॉर्थ वेस्टर्न रूट, और अल्टीमेटली ये जा कर के आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो ये सागर में नहीं जाती है, ये कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी गई है तुंगभद्रा। ओके, संगमलेश्वरम, संगम हो रहा है ना, तो संगमलेश्वरम में आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा जाके कृष्णा से मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी भारतीय संस्कृति में बहुत ही सैक्रेड रिवर के रूप में मानी गई है, यानी कि इसका आस्था से जुड़ा हुआ महत्व बहुत है। रामायण में इसी नदी को पंपा नदी कहा गया है। तो तुंगभद्रा का एक दूसरा नाम पंपा नदी भी है, इसीलिए
इस समय में हम जिस तुंगभद्रा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसके तहत जो तुंगभद्रा डैम बनाया गया है, उस डैम के वाया जो रिजर्वायर बनता है, हम उसको पंपा सागर कहते हैं। तो द डैम इज़ अ पंपा सागर प्रोजेक्ट, पंपा सागर डैम। पंपा इसलिए क्योंकि ये पंपा नदी है भारत में प्राचीन काल से, जो नाम हम जानते आ रहे हैं। तुंगभद्रा का और भी बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास में ये और भी महत्वपूर्ण हुई। दक्षिण भारत में एक बहुत समृद्ध और बहुत ही वृहद, बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, विजयनगर एम्पायर। 14th to 17th सेंचुरी आपको विजयनगर एम्पायर दिखेगा। कृष्णदेव राया उसके बहुत महत्वपूर्ण शासक भी थे। उस विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी हम्पी। हम्पी में आपको आज के समय में यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर्ड हेरिटेज टेम्पल्स और साइट्स मिलेंगी। हम्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है भारत में, जहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर के अनूठे नमूने मिलते हैं। ये हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही है। ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पे ही है। तो हम्पी को रिवर से मिलाना आ जाए कभी तो आप मिला दीजिएगा। हम्पी तो विजयनगर वालों की राजधानी रही, हमने बता दिया। विजयनगर को अगर राजधानी से और कई एम्पायर को, विजयनगर को अगर नदी से या कई एम्पायर्स को नदियों से मिलाना आ जाए तो तुंगभद्रा से मिला दीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट कहानियाँ थी। तो कर्नाटका में ये रिवर आज भी बहुत ही सेक्रेड मानी जाती है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि तुंगभद्रा इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। टू रिवर्स फॉर्मिंग द तुंगभद्रा, दैट इज़ तुंग एंड भद्रा, मर्ज एट। तो तुंग और भद्रा दोनों कहाँ मर्ज होके तुंगभद्रा को जन्म देती हैं? कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। और जगह कौन सी है? कूदली। तो कूदली में, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कूदली नाम की जगह पर तुंग और भद्रा दोनों मिलती हैं और तुंगभद्रा का जन्म होता है। तुंगभद्रा फाइनली जॉइन्स द कृष्णा रिवर एट संगमलेश्वरम इन आंध्र प्रदेश। Important source of water for Vijayanagar Empire from 14th to 17th century. City of Hampi, that is capital of Vijayanagar, located on its bank. Okay? और यहीं पर दूसरा फैक्ट भी हमने लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पे मिल जाएगा भी आपको। River Tungabhadra is sacred river of Karnataka and its ancient name was Pampa and this name was mentioned in the Ramayana. हमने यहाँ पर वो मेंशन किया है। ओके, अब हम वापस से अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इसके तहत एक डैम है जो 2441 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर हाई है ऑन द तुंगभद्रा रिवर एंड दैट रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका के बेलारी डिस्ट्रिक्ट में मल्लापुर में है। ओके, सो दैट तुंगभद्रा डैम इज़ इन द मल्लापुर इन द बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। तो डैम एग्जैक्टली कर्नाटका में है। ओके, 2 इरीगेशन कनाल्स है और पावर हाउसेज भी हैं जो डैम के दोनों तरफ लोकेटेड हैं। ये जो 2 कनाल्स हैं इनको लेफ़्ट बैंक कनाल्स और राइट बैंक कनाल्स के द्वारा जाना जाता है। इसमें लोअर कनाल और हायर कनाल भी आती है। राइट बैंक लोअर कनाल, राइट बैंक हायर कनाल, वो हमने लिखी नहीं है, ज़रूरत नहीं थी। इन कनाल्स के बारे में समझिए। जो लेफ़्ट बैंक कनाल है, तो जैसे सपोज़ कीजिए कि इस तरह से यहाँ से ओरिजिन होके यहाँ तक नदी को जाना है, ये नदी गई है, तो फिर ये इसका लेफ़्ट बैंक होगा और ये इसका राइट बैंक होगा। तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे इस नदी के कर्नाटका, तो यहाँ पर आप समझिए कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ऐसा इमेजिन करिए। तो जो लेफ़्ट बैंक कनाल है ये पूरी तरह से एंटायरिटी में पूरी कनाल ही डेडिकेटेड है कर्नाटका को। सो द लेफ़्ट बैंक कनाल सप्लाई वाटर टू द कर्नाटका और जो राइट बैंक कनाल है वो कर्नाटका के साथ साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र को भी पानी देती है। सो द राइट बैंक कनाल irrigates the left bank canal supply water to the Karnataka, right bank canal to Karnataka and Rayalaseema region of the Andhra Pradesh. This project is lifeline of
ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, बेल्लारी, कोपुल, रायचूर, ठीक है। तो ये रायचूर का द्वाब इम्पॉर्टेंट द्वाब है जो तुंगभद्रा और कृष्णा रवि नदी के बीच बनता है। ओके, सो जो इम्पॉर्टेंट ड्रॉट प्रोन एरियाज 6, 3 इधर हैं, 3 ही उधर होते थे। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ लाइफ लाइन ऑफ ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, जैसे कि बेल्लारी, कोपुल, रायचूर, एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज द राइस बाउल ऑफ कर्नाटका। ओके, क्लियर हुई? तो वही चीज़ हम आपको पढ़ के बताना चाह रहे थे। तो वापस आ जाते हैं यहीं पर। टू इरीगेशन कनाल्स एंड पावर हाउसेज आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डैम। द रिजर्वायर इज़ नोन एज द पंपा सागर। रीजंस क्या हैं कंस्ट्रक्ट करने के इस प्रोजेक्ट को? दैट इज़ द फेमाइन रीजन ऑफ द रायलसीमा। रायलसीमा क्षेत्र उस समय में इसमें क्या क्या कवर होता था? आज जो कर्नाटका में बेल्लारी है तब रायलसीमा क्षेत्र में कंसिडर किया जाता था। सो द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेल्लारी, अनंतपुर, कुरनूल, कोडप्पा। ओके, आगे लेफ्ट बैंक कनाल से जुड़ा विवरण है, आगे प्रोजेक्ट लाइफलाइन है ये बताया गया है, और आगे तुंगभद्रा नदी सेक्रेड है ये बताया गया है। अब आगे आ जाते हैं। इस डैम की एक ख़ास बात है, वो ख़ास बात क्या है? देखो, देश में सिर्फ 2 ही डैम हैं, एक तुंगभद्रा रिजर्वायर, एक मुल्ला पेरियार डैम का यहाँ केरला आना है। ओके, सो तुंगभद्रा रिजर्वायर कर्नाटका, मुल्ला पेरियार केरला। सो द तुंगभद्रा रिजर्वायर एंड द मुल्ला पेरियार डैम इन केरला hold the unique distinction of being the only 2 reservoirs in the country that were built using a combination of mud and limestone. मतलब only 2 non-cement dams in the country. मड के साथ सीधे लाइमस्टोन को मिलाया गया है, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। इस कॉम्बिनेशन को वहाँ विशेष नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं सुरकी मोर्टार। तो जो मसाला तैयार किया गया है, जैसे आप लोग मसाला तैयार करते हैं घर बनाने के लिए, आप लोग रेता इस्तेमाल करते हैं, रेता और सीमेंट का मिक्सचर किया जाता है तो मसाला बनता है, आपका मोर्टार बनता है। अच्छा, दूसरी तरफ अब इन्होंने जो मसाला तैयार किया है जो कि मड एंड लाइमस्टोन का है, इसका नाम है सुरकी। तो सुरकी मसाले से यानी कि सुरकी मोर्टार से बना हुए ये ओनली इंडिया में 2 डैम हैं, द नॉन सीमेंट डैम्स। दे आर बिल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मड एंड लाइमस्टोन। ओके, क्लियर? अभी इस डैम के जल स्तर के बढ़ जाने के कारण इसके जो गेट्स हैं उनके ब्रेच होने की वजह से बाढ़ का खतरा भी बना था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, तो चर्चा बहुत रही थी। सो यही कहा। तो तुंगभद्रा रिजर्वायर एंड द मुल्ला पेरियार डैम इन केरला होल्ड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली 2 reservoirs in the country that were built using a combination of mud and limestone, that is the Surki mortar. These are the only 2 non-cement dams in the country. ओके, तो बोर्ड पे जो लिखा है मेरे हिसाब से मैंने सारा पढ़ दिया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं छोड़ी है। बस अब कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको मैप पे दिखा देना चाहते हैं। पहले हम सबसे पहले इस चीज़ को देखें जिसकी वजह से ज़रूरत पैदा हुई, और वो ज़रूरत ये थी कि ये आप इमेजिन करिए, ये पहले, अब इसमें से तेलंगाना नहीं निकाला गया है, हम कंबाइंड आंध्र प्रदेश की फ़ोटो ले रहे हैं। तो ये आंध्र प्रदेश सारा यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। और इसका ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये रायलसीमा क्षेत्र है। और इसके साथ इधर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कर्नाटका जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए कर्नाटका जुड़ा हुआ है। मतलब आंध्र प्रदेश जहाँ कर्नाटका की तरफ, कर्नाटका में थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, ये सारा ये एक्सटेंशन, ये रायलसीमा क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए कुरनूल है, अनंतपुर है, कोडप्पा है और ये चित्तूर है। ओके, इसी को दूसरी इमेज के वाया दिखाते हैं। इसकी बात हो रही थी, कुरनूल, अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, ये एरियाज़ हैं। ओके, अब हम आपको वो भी दिखा देते हैं थोड़ा, जब हम बात किस क्षेत्र की कर रहे हैं वो भी देखिए। अब आप देखिए, मैंने बताया था वो जो थोड़ा एक्सटेंडेड रीजन है आंध्रा का, कर्नाटका की तरफ, तो यहाँ पर ये रायलसीमा क्षेत्र बनता है आंध्रा का। तो अब यहाँ पर आप आ जाइए, देखिए बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर, है ना। तो रायलसीमा के क्षेत्र और उसके साथ एडजॉइनिंग रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी के ये क्षेत्र कर्नाटका के, ये क्षेत्र ये सूखा प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, ये अकाल का केंद्र रहे हैं, यहाँ पे फेमाइन आते रहे हैं।
अब यही क्षेत्र जुड़े हुए हैं नदी से भी, ये भी आपको समझ आ जाएगा। अब हम आपके सामने कोर्स रखते हैं रिवर का, उस कोर्स को भी आप देखिए, समझिए। अब ये देखिए, आपको दो नदियाँ यहाँ पर समझनी है। देखिए, ये तुंग है, ये भद्रा है। ये तुंग है, ये भद्रा है। तुंग भद्रा दोनों मिलती हैं यहाँ पर जाकर के कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कूदली नाम की जगह पे। तो यहाँ से असल में नाम आता है नदी का तुंगभद्रा। ये नदी आगे बढ़ रही है तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आके तुंगभद्रा से भी मिलेंगी। और ये देखिए, तुंगभद्रा आगे जाकर के पीछे से आ रही कृष्णा नदी के साथ मिल गई, संगमलेश्वर में मिल गई जाकर के। ओके, दिस इज द कोर्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। अब यहाँ पर नोटिस करिए, देखिए, उसी तुंगभद्रा नदी पर आपको नज़र आ जा रहा है, ये देखिए रायचूर का इलाका है, ये कोप्पल का इलाका है, ये बेल्लारी का इलाका है, ये देखिए नीचे ये विजयनगर का इलाका है। तो तुंगभद्रा नदी के पानी को इम्पाउंड किया तो ये बना तुंगभद्रा रिजर्वायर, इज द तुंगभद्रा रिजर्वायर। ओके, एक दो तीन चार पाँच, यही इमेजेस ज़रूरी थी। अब आपके सामने ये तुंगभद्रा डैम है, दिस इज़ द तुंगभद्रा डैम। हमने जब मेजर कनाल्स की थी हमने तब भी ये देखा था। इसी का दूसरा एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द तुंगभद्रा डैम। इसको और बड़ा करके दिखा देते हैं। ये दिस वन इज़ द तुंगभद्रा डैम। ये सारा का सारा इस पंपा रिजर्वायर, पंपा सागर। ओके, तो अपनी लेफ़्ट और राइट बैंक कनाल से आज ये सूखे से ग्रसित इलाका जो अकाल में बदल जाता था अक्सर ही, उसको पानी देता है। कोप्पुल, रायचूर, बेल्लारी का यही इलाका आज कर्नाटका में राइस बाउल भी कहला रहा है। कैसे? इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन के द्वारा दिया गया पानी एग्रीकल्चरल पैटर्न को प्रभावित करता है, ये देखना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। रायलसीमा के इस क्षेत्र को भी पानी मिला, वह भी विकसित हो गया। इसी उद्देश्य के साथ इसे लाया गया था। शुरुआत में इस आइडिया के कंसेप्शन का श्रेय इसको आगे बढ़ाने का जिम्मा भी आगे सर आर्थर कॉटन को ही जाता है, लेकिन हाँ, उसके बाद इसे फाइनलाइजेशन के स्टेज में लाना, इसे बनाना, डेवलप करना, वो दूसरे स्कॉलर्स की जिम्मेदारी रही, दूसरे इंजीनियर्स की जिम्मेदारी रही। इतनी बात समझ आ गई? तो दैट इज़ ऑल अबाउट द तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, द डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएटेड विद इट, the names associated with it and the importance of this dam. Okay, अब हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ द गंडक प्रोजेक्ट। गंडक प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मेन कनाल्स की उस समय। उसके पहले जब हमने इंडिया और नेपाल के बीच में वाटर एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन की थी, तब हमने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से हर महीने से कवर कर लिया, इसलिए उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ टिहरी डैम प्रोजेक्ट। देखिए, टिहरी डैम से ही पता चल रहा है ये टिहरी गढ़वाल इलाके में है। टिहरी गढ़वाल इलाका मतलब उत्तराखंड का गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर बनता है? जहाँ पर दो नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि गंगा पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। गंगा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर शब्द है भागीरथी। ओके, तो दो नदियों के मिलन पर यह बनता है। सो दैट इज़ it is situated at the confluence of the Bhagirathi and the Bhilganga river in गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भीलगंगा और भागीरथी के मिलन वाले स्थान पर इसे बनाया गया है। इसके नीचे जाएंगे आप तो आपको कोटेश्वरम डैम मिलेगा। फिर उसके नीचे इस नदी में आके मिलेगी अलकनंदा। ओके, तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद मेनली गंगा। ये 2160.5 मीटर लॉन्ग है, ऊंचा। तो इस वजह से टिहरी डैम हाईएस्ट डैम कहलाता है एशिया का। हाईएस्ट डैम इन द सेंस, जब हमने पढ़ा था भाखड़ा नंगल तब हमने बता दिया था ये वो हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है। ये ओवरऑल हाईएस्ट डैम है, पर हम तब उसे हाईएस्ट क्यों कह रहे थे? वो स्ट्रेट ग्रेविटी कैरेक्टर का डैम है,
ये अर्दन डैम है। अर्दन डैम माने रॉक फिल डैम है, 2 चोटियों 2 पहाड़ों को रॉक से फिल करके बनाया गया, इसलिए ये अर्दन डैम है। तो इस मायने में ये 2160.5 मीटर लॉन्ग होने की वजह से एशिया का ऊंचा सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। सो टेरी डैम, दिस 2160.5 मीटर लॉन्ग टेरी डैम said to be the highest dam in Asia was commissioned in 1972। पर सही में काम शुरू हुआ 1978 में। लगातार एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की समस्याएं थी, लोगों के डिस्प्लेसमेंट की समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा सोशल क्योस हो गया था इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। उसका कारण था 1000 हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड इसके अंदर सबमर्ज कर गया था, 1000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड इसमें सबमर्ज कर गया था, 2000 हेक्टेयर के आसपास पास्चर लैंड इसमें सबमर्ज कर गया था। और जो एंशियंट सीट ऑफ कल्चर रही शुरू से लेकर अब तक, जो गढ़वाली लोगों की मेन गढ़ रहा है उनकी संस्कृति का, दैट सीट ऑफ कल्चर ऑफ द गढ़वाली पीपल, दैट इज़ द टिहरी टाउन। वो टिहरी टाउन कम्प्लीटली इसमें समा गया, सबमर्ज कर गया, पानी में डूब गया। और उसके अगल बगल के 23 गाँव, ये 23 गाँव थे। इसके अलावा कई और गाँव थे जो आधे अधूरे से भी डूब चुके थे। लगभग 70,000 लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ और ऑल इन ऑल एक न्यू टिहरी टाउनशिप बनाई गई, एक नया टिहरी शहर बनाया गया। पुराना जो प्राकृतिक रूप में खड़ा ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र था गढ़वाली लोगों का, वो डूब गया। इसलिए कंट्रोवर्सी बहुत, ओपोजिशन बहुत, ये सारी चीज़ें लंबे समय तक चलती रही। विस्थापन के मुद्दे सही ढंग से हल नहीं हुए। हम इस पर डिटेल पे थोड़ी बात करेंगे, टाइमलाइन को भी समझेंगे। पहले ये लिखा हुआ समझ लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या रहे। 3500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, 2,70,000 हेक्टेयर ज़मीन इसने, एरिड सूखी ज़मीन गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र इसने इरीगेट करना शुरू कर दिया था। तो इसके कई लाभ थे, इस वजह से इसे बनाया गया था। टिहरी टाउन वाज सबमर्ज्ड, दैट इज़ द सीट ऑफ गढ़वाली कल्चर। 23 विलेजेस ऑल्सो सबमर्ज्ड विद इट। बाकी के फैक्ट मैंने आपको बताए। थोड़ा सा इसका टाइमलाइन और इससे जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ को अब समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम टिहरी डैम का प्रोजेक्ट किताब पे स्टडी करते हैं। इसके लिए किताब से बेहतर इमेज कोई नहीं थी। आप इसे जूम इन कर दीजिए। देखिए ये आपके सामने भीलगंगा रिवर आई, ये भागीरथी रिवर आई। भीलगंगा का कन्फ्लुएंस हो गया, वो मिल गई आके भागीरथी से। और उसके आगे आप यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज़, यहाँ पे टिहरी डैम है। हम आगे बढ़े, आपको कोटेश्वरम डैम मिला। आप आगे बढ़िए, देवप्रयाग में अलकनंदा आकर के मिलेगी अब भागीरथी से। तो भीलगंगा और भागीरथी का जहाँ कन्फ्लुएंस हुआ, उसके बाद यहाँ पर टिहरी डैम बना। नीचे गए तो यहाँ पर कोटेश्वरम है, नीचे गए यहाँ पर देवप्रयाग में अलकनंदा आके मिलती है। तो दिस इज़ द मैप, ओके। इसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन भी हम दिखाते हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। देखिए दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन द गिवन फिगर द साइट ऑफ द टिहरी डैम हैज़ बीन लेबल्ड एज। तो टिहरी डैम की साइट कौन सी होगी? दैट इज़ द सी, ओके। तो ये देखिए सी इज़ द ऑप्शन, ओके। ये भीलगंगा आई, ये भागीरथी से मिली, उसके नीचे ये टिहरी डैम, ये कोटेश्वरम, उसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा आकर के मिल गई। इज़ दैट क्लियर? टिहरी डैम की मुख्य समस्या यही है कि वहाँ के वासियों का मानना है, स्कॉलर्स का मानना है, एनवायरमेंटलिस्ट का, कि सराउंडिंग रीजन से फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होने के कारण हिमालय के और रिवर्स के द्वारा बहुत हैवीली हेडवर्ड एंड वर्टिकल इरोजन के कारण इरोजन बहुत होगा, सेडिमेंट लोड काफ़ी कंट्रीब्यूट होगा, जिससे ये जो रिजर्वायर है ये फिल अप हो जाएगा, इसका बॉटम रेस होगा। और इसकी वजह से इस रीजन में ऑलरेडी ये सिस्मिकली एक्टिव जोन है, क्योंकि जो टिहरी डैम के तहत मेन रिजर्वायर बना है एग्जैक्टली ये सेंट्रल हिमालयन फॉल्ट लाइन पे बना है। इट्स अ सेंट्रल फॉल्ट लाइन, जहाँ पे जो सिस्मिकली हाईली एक्टिव जोन होता है, द फॉल्ट जोन्स, प्लेट्स के टकराने वाला वो इलाका, तो वहाँ पर प्लेस होने के कारण ऊपर से आप इतना ज़बरदस्त हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे देश के अंदर
कोयना रिवर के डेक्कन साउथ में कोयना रिवर के रिजर्वायर के कारण कोयना अर्थक्वेक आया था, जो रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक था। तो वो कहते हैं कि सिस्मिकली फ्रेजाइल एरिया में है, सेंट्रल फॉल्ट लाइन पर प्लेस्ड है, इतना ह्यूमंगस अमाउंट में पानी है, सेडिमेंट्स के कारण इसका सराउंडिंग रीजन से सेडिमेंट हैविली आएंगे, इसका बेड रेज हो जाएगा। वहीं गवर्नमेंट का तर्क ये है कि हमने इसे इस सिस्टम के साथ बनाया है कि ये 150 ईयर्स तक 150 ईयर्स तक अपना सेडिमेंट लोड शेड कर सकता है। सेकंड, हम इसके सराउंडिंग रीजन में हैविली वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाने वाले हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब कि वो जो भी रिवर वैली रीजन है, हम वहाँ पर लैंड एंड वाटर का प्लानिंग कुछ इस हिसाब से करेंगे कि वहाँ पर सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाए। फॉरेस्ट लैंड को डेवलप करना, वहाँ पर ग्रास लैंड को बेहतर डेवलप करना, स्लोप्स को मैनेज करना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को मैनेज करना, लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को मैनेज करना, जिसको वाटरशेड मैनेजमेंट में रखा जाता है, जिससे जो इरोजन है रिड्यूस होगा और सिल्ट लोड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो कोई वरी नहीं है। जहाँ तक रही सिस्मिक एक्टिविटी के डर की बात, तो ये कहा गया है कि ये 8.2 रिक्टर स्केल तक आने वाले अर्थक्वेक्स को बेयर करेगा। ये इस तरह के अर्थक्वेक बेयरिंग स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया है, इसको कुछ नहीं होगा। और वहीं पर 6.9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आ भी चुका है, जिसे टिहरी डैम सर्वाइव कर गया है बहुत अच्छे से। लेकिन स्कॉलर्स का मानना है कि इसी रीजन में इस जितना सिस्मिकली एक्टिव जोन है ये है और ये फॉल्ट लाइन है, तो 8.5 रिक्टर स्केल तक के भी अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। और ऐसी परिस्थिति अगर हुई तो तब टिहरी डैम के हालात क्या होंगे, सारा रीजन फ्लड हो जाएगा, डिवास्टेशन हो जाएगी। इस तरह के संवाद रहे हैं, वाद विवाद रहे हैं, चर्चाएं रही हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द टिहरी डैम। नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे देश में, दैट इज़ द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा वो जो देश की 5th लार्जेस्ट रिवर है, वेस्टवर्ड फ्लो करने वाली ये लार्जेस्ट रिवर है। क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है, इसलिए ये वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और निकल के वेस्टवर्ड जाती है और गुजरात में गल्फ़ ऑफ खंबात में ये जा कर के अपना माउथ बनाती है, वहाँ पे ये अरब सागर से मिल जाती है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ रहीं। 1945-46 में ये सारा प्रोजेक्ट कंसीव किया गया। छोटे छोटे डैम्स के बनने का काम उसके बाद जारी हुआ, लेकिन सही मायने में जो इसके मेन डैम्स हैं, देयर द 2 मेन डैम एसोसिएटेड विद इट, दैट इज़ द सरदार सरोवर डैम एंड द नर्मदा सागर डैम। इन सब से जुड़ी हुई कार्रवाइयाँ, मतलब एक्चुअल में जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है 1987 के दौरान शुरू होगा कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सीज़ रहेंगी इसके लिए। इतने बहुत लंबा खिंचा हुआ प्रोजेक्ट है, बहुत हाईली कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है इंडिया का और इवन वर्ल्ड का। क्यों खिंचा हुआ प्रोजेक्ट है इतना, क्यों इतना कंट्रोवर्शियल, वो हम ही समझ जाएंगे अभी। जो ओपोनेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो मेनली उन एनवायरमेंटलिस्टों का ऑब्जेक्शन ये है कि इससे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होगी, इससे सॉइल इरोजन बढ़ेगा इस इलाके में, उल्टा डिस्ट्रक्शन होगा फॉरेस्ट का, कल्टीवेबल लैंड का और वाइल्ड लाइफ का, और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स वाटर लॉगिंग के कारण खड़ी हो जाएंगी। उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो उनका कहना ये है कि लगभग 50,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उनका कहना है कि लगभग 480 विलेजेस सबमर्ज हो जाएंगे। वो ये कहते हैं कि लगभग 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस होंगे, लगभग 8 लाख कैटल डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये कुछ बड़ा नुकसान है जो वो बताना चाहते हैं कि देश को होगा। जबकि दूसरी तरफ जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसका क्लेम ये है कि 245 विलेजेस सबमर्ज होंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। लगभग 38,044 फैमिलीज़ अफेक्ट होंगे इससे डायरेक्टली। 10,719 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया डैमेज होगा इससे, और लगभग 11,279 हेक्टेयर्स कल्टीवेबल लैंड इससे डैमेज होगा। मतलब उनके आंकड़े लगभग ओपोनेंट्स के आंकड़ों से 5 गुना कम है, 5 गुना। तो वो 50,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड बता रहे हैं, तो ये 10,719 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड बता रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही लाभकारी प्रोजेक्ट है, इसे लाना बहुत ज़रूरी है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और मार्जिनल बेनिफिट्स के रूप में राजस्थान में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का कारण बनेगा। उनका कहना ये है कि जो नर्मदा है उसके टोटल फ्लो का जो 95% फ्लो है वो अनयूटिलाइज्ड है, वो एज इट इज़ गल्फ़ ऑफ खंबात में चला जाता है, सिर्फ 5% ही यूटिलाइज़ होता है। ये 95% अगर यूटिलाइज़ किया जाए, शहरी और इंडस्ट्रियल, अर्बन, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर की नीड फुलफ़िल हो जाएगी।
जो नॉर्दर्न गुजरात है और जो सौराष्ट्र का और कच्छ का इलाका है, वहाँ पर नमकीन और खारे पानी के कारण जो स्किन की बीमारियाँ, स्कैबीज़ जैसी बीमारियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी अगर पोर्टेबल वाटर उन लोगों को मिल जाएगा। इरिगेशन होगा ज़बरदस्त, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगी और विद्युत पैदा होगा। तो उनके ये दावे हैं कि इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो वो ये कहते हैं कि लगभग 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वो कहते हैं कि कनाल इरिगेशन नेटवर्क के वाया गुजरात में 17.99 लाख हेक्टेयर, मतलब 18 लाख हेक्टेयर लैंड इरीगेट होगा। मध्य प्रदेश में लगभग 1.40 लाख हेक्टेयर लैंड इरीगेट होगा और महाराष्ट्र में लगभग 1.5 सॉरी तो कहाँ गया, हाँ राजस्थान, 73,000 हेक्टेयर लैंड राजस्थान में इरीगेट होगा। इस आंकड़े के हिसाब से एक चीज़ और समझनी जरूरी है, आप कंफ्यूज ना कर जाइएगा। यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त शेयर गुजरात को मिलता दिख रहा है, तो आप यहाँ से कंफ्यूज करते हैं एक चीज़, वो ये कि शायद नर्मदा का बड़ा शेयर वहाँ पे नहीं। अगर फ्लो ऑफ नर्मदा देखा जाए तो 87% नर्मदा का फ्लो मध्य प्रदेश में है, 11% नर्मदा का फ्लो गुजरात में है, 1.5% नर्मदा महाराष्ट्र में फ्लो करती है। तो जिस गुजरात में 11% फ्लो कर रही है उस गुजरात को लगभग 18 लाख हेक्टेयर का बेनिफिट मिलने वाला है, और जिस मध्य प्रदेश में 87% नर्मदा फ्लो करती है उस मध्य प्रदेश को 1.40 लाख हेक्टेयर पानी मिलने वाला है इरीगेशन के लिए। अब क्योंकि गुजरात में इतना ओवरवेलमिंग कंट्रीब्यूशन होगा इस प्रोजेक्ट के बाद नर्मदा का, इसलिए गुजरात की संस्कृति में नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात या मदर नर्मदा कह के पुकारा जाता है। माँ नर्मदा, नर्मदा माँ कह करके नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में आपने कई बार सुना होगा, ये वक्तव्य लिया जाता है, उनके द्वारा बताया जाता है। वो ये कहते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगभग इंक्रीज़ हो जाएगी और 43 लाख टन से ये बढ़ जाएगी, 43 लाख टन से ये बढ़ जाएगी। तो विद्युत पैदा हो जाएगा, इतने लाख हेक्टेयर एरिया अंडर इरिगेशन आ जाएगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतने लाख टन से बढ़ जाएगी, जिसका सीधा सीधा नतीजा वो ये बताते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ इम्पैक्ट आएंगे, रिडक्शन होगा स्कैबीज़ में, स्किन डिजीज़ में इन द सौराष्ट्र कच्छ एरियाज़ एंड इन द नॉर्दर्न गुजरात एरियाज़ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर। वो ये कहते हैं कि अगर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करे तो जो लोअर नर्मदा वैली है गुजरात में, क्योंकि प्रोजेक्ट वहीं पर है, जो लोअर नर्मदा वैली है गुजरात में उसमें 18 लाख हेक्टेयर गुजरात का इरीगेट होगा जैसे वहाँ पर लिखा था, लगभग 82 लाख टन तक फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो जाएगा और लगभग 131 सिटीज़ को डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर अवेलेबल करा करके दिया जा पाएगा। ये बेनिफिट सरदार सरोवर डैम के वाया हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ओपोनेंट्स के तर्क हैं डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड लाखों लोग विस्थापित होंगे, आदिवासी जनजातियाँ जो वहाँ पर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो नुकसान में चले जाएंगे, कल्चरेबल लैंड सबमर्ज कर जाएगा, तमाम तरह की बीमारियाँ फैलेंगी, इतने ह्यूमंगस रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे, इरोजनल प्रोसेसेस और एक्टिवेट हो जाएंगे और ये रिजर्वायर डिवेस्टेटिंग होंगे क्योंकि उसी इरोजन सेडिमेंट से उनके बॉटम रेज होंगे। तो फिर जल्दी मानसूनल सीज़न में फ्लड गेट्स हमें खोलने पड़ेंगे क्योंकि अदरवाइज़ डैम ब्रेच हो जाएगा। तो ये उनके तर्क हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाय एंड लार्ज एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि विकास के लिए, उस रीजन में डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट का आना ज़रूरी है। मेधा पाटकर के द्वारा इसी प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। एक समा था, उसमें कई सेलिब्रिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। आमिर खान के पार्टिसिपेशन के बाद उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, वो यही प्रोजेक्ट कहलाता है। ओके, अब एक बार हम देख लें हमने जो लिखा वो पढ़ लिया कि नहीं। 5th लार्जेस्ट रिवर है नर्मदा, अमरकंटक में ओरिजिन है, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, माउथ बनता है गल्फ ऑफ खंबात में। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे डैम्स हैं, जैसे 30 मेजर डैम बनेंगे, 135 मीडियम डैम्स बनेंगे एंड 3000 माइनर डैम बनेंगे। 1945-46 में कंसीव हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 1987। ऑब्जेक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। 2 मेन डैम एसोसिएटेड है इससे, सरदार सरोवर डैम एंड नर्मदा सागर डैम। और उसके बाद सबमर्जेंस कितने गांव का होगा, डिस्प्लेसमेंट कितने लोगों की होगी, कितने कैटल डिस्प्लेस होंगे, ये बता दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो 1968 से ही कंस्ट्रक्ट होकर वर्किंग है, दैट इज़ द बड़गी डैम। ये इंपॉर्टेंट डैम मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑलरेडी इसका असर दिखने लगा है। ऐसा इसको ओपोनेंट्स कहते हैं कि इसने ऑलरेडी 1.68 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है और ऑलरेडी लगभग 160 विलेजेस को ये नहीं 1.6 लाख नहीं ऑलरेडी 160 विलेजेस को इसने सबमर्ज